हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। हम पढ़ रहे हैं वर्क हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम द गिवन ग्राफ्स। पीवी डायग्राम जो है, पीवी डायग्राम से किस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था पिछले क्लास में। आज हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि प्रेशर इज गिवन इन बार्स एंड वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर्स। तो आज हमारे पास ये कर्व है, ये पीवी डायग्राम है। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हमें पता है इन पीवी डायग्राम द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। ये एक सिस्टम हमारा था जिसको ए से हमने बी की ओर लाया है। तो अब हमें यह देखना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसके दो एंड्स होते हैं, इनको वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब अगर आप देखेंगे, पहले हम एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं इस कर्व का। इस कर्व के नीचे जितना भी सारा ये एरिया आ जाता है, हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या बनती है। फिर हम उस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया मैथमेटिकल फार्मूला से निकालते हैं, एज सिंपल एज एनीथिंग। तो अगर आप ये शेप देखेंगे, इट इज़ अ ट्रेपेजियम। इट इज़ अ ट्रेपेजियम। इसके चार साइड्स हैं, एंगल्स कुछ 90 या कुछ 90 के बराबर नहीं है, और साइड्स भी डिफरेंट है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया सिंपली अगर आपको मालूम है, you can simply calculate the work done. Trapezium का area, you write down the work done is equal to area. यहाँ पे area हम किस चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, बाय ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, half of sum of parallel sides multiplied by height of the trapezium. Sum of parallel sides. अगर मैं आपसे पूछ लूँगा which are the parallel sides of this trapezium, आप जट कैसे बोलेंगे, सर ये एक जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया और ये एक दूसरा। तो these are the parallel sides, उनका सम हम लेते हैं। We will take the sum of these two. बोलिए ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, कैन यू टेल मी। दिस साइड इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे इट्स इक्वल टू 6, यानी 0 से हम ऊपर ये कहाँ तक चला जाता है, 6 तक। सो दिस इज 6। अगर आपसे ये बताएंगे ये कितना है, ये वाला साइड, ये 0 से कहाँ चला गया है, 2, यानी ये 2 है और वो 6 है। 6 + 2 = 8। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये 2 कैसे है, ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 2 तक जा रहा है, ये वाला साइड, इसलिए ये 2 है। और दूसरा जो है हमने इसको लिखा है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ये साइड बराबर चला जा रहा है। तो इट्स 6 + 2 = 8। So we can write down it is equal to half of 8 multiplied by, ये हाइट इसकी हम ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, that is perpendicular, यानी जो 90 एंगल बनाता है इन पैरेलल साइड्स के साथ। दिस हाइट, ये बताइए इसका कितना वैल्यू है, ये हाइट कहाँ से कहाँ तक है। हाइट 10 से लेके 110 तक है। 10 से लेके 110 होने का मतलब हो गया दिस इज एक्चुअली 100, क्योंकि इस 110 से ये वाला 10 जो है जिसको मैंने यहाँ पे आप शेड किया है, ये 10 इसमें नहीं आता है। सो दिस इज ओनली 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी आवर वर्क डन। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 1 2 4, इट विल बी 400 बार लीटर। 400 बार लीटर है ये। शाबाश। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, देन इट विल बी इक्वल टू
400 बार लीटर को जब जूल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 4000 sorry 1 is 10 is 100, it will be equal to 40,000 joules of energy. यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने पहले ही क्लास में सीखा था, हाउ टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेयर लीटर, हाउ टू कन्वर्ट द बार लीटर इनटू जूल्स. ये क्वेश्चन वो कभी कभी टीडा इस तरह से बना सकते हैं, वहाँ पे बार लीटर में क्वेश्चन होगा, आपको जूल्स में आंसर देना होगा. तो सिंपल सी बात है, बार लीटर को कन्वर्ट हम किस में करते हैं, जूल्स में, बाय मल्टीप्लाइंग 100. दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा ग्राफ बना लीजिए. ये ए से बी की ओर हम चले गए हैं. यहां से ए से बी इस डायरेक्शन में, ये प्रेशर टॉप वाला जो है इट इज 5, नीचे वाला जो है यहाँ पे इस कर्व का इट इज 2 बार्स. और वॉल्यूम अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके साइड में इट इज 1 लीटर वॉल्यूम चेंज. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये 6 लीटर्स हैं. दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर. तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आपसे पूछे जा सकते हैं. करो इस तरह का दिया गया होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क. तो वर्क सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ, इज दिस वर्क एन एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन? द वर्क इज एक्सपेंशन वर्क. तो सॉरी, द वर्क इज कंप्रेशन वर्क, क्योंकि वॉल्यूम देखिए ए से बी की ओर जाते जाते, ए से बी की ओर जाते जाते वॉल्यूम देखिए नीचे 6 से आ रहा है ए की ओर. दैट मीन्स कंट्रैक्शन हुआ है. कंट्रैक्शन मीन्स सिस्टम पे काम किया गया है सराउंडिंग से. सो वर्क विल बी पॉजिटिव. जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वहाँ पे आप देखेंगे तो वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है. जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा वर्क क्या आना चाहिए, इट विल बी -400 बार लीटर्स. ये माइनस हम अभी मिस्टेकनली भूल गए थे, बट आप भूल नहीं जाना इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. द वर्क वाज एक्सपेंशन. वर्क एक्सपेंशन कैसे था, क्योंकि हम ए से बी जा रहे थे, वॉल्यूम जा रहा था 1 से 110, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है. हम ए से बी की ओर जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम आ रहा है 6 से 1 की ओर. ये वर्क जो है कंट्रैक्शन का वर्क है. यहाँ पे जो हमारा वर्क निकलेगा इसके सामने माइनस नहीं लगेगा, इट विल बी प्लस साइन, बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. अब देख लेते हैं वर्क क्या है. पहले इनको मिलाते हैं. यहाँ पे ये जो हाफ सर्कल सा हमें दिख रहा है इसको अलग करेंगे तो 2 डायग्राम्स बन गई है हमारे पास. एक तो ये रेक्टेंगल सा बन गया है, फिर ये देखेंगे क्या ये हाफ सर्कल है या हाफ इक्लिप्स है. हाफ इक्लिप्स और सर्कल में क्या फ़र्क है, यू आर ऑलरेडी नोइंग दैट, आई विल रिपीट हियर. अगर ये सर्कल है तो इसका रेडियस हर साइड में से आर 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 होगा, लेकिन अगर ये इक्लिप्स है तो इक्लिप्स में एक साइड फॉर इफ दिस आर, अगर आप दूसरे साइड में जाएंगे दिस विल नॉट बी इक्वल टू आर, इट विल फॉर एग्जांपल एस आर पी आर क्यू. यानी इसके जो रेडिय जो जिसको हम रेडिय कह सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल इन ऑल द साइड्स, इसको हम इक्लिप्स कहते हैं. ये सर्कल हो गया. तो यही देखेंगे हम पहले, क्या ये इक्लिप्स है या सर्कल है. यूजुअली स्टूडेंट इसमें कहाँ पे गलती कर जाता है, वो इसको एक सर्कल मान के इसका रेडियस निकालते हैं, फिर इसका एरिया निकालते हैं. लेकिन हमेशा देखना चाहिए इज इट ए सर्कल और इज इट एन इक्लिप्स. तो वो हमें कैसे पता चलेगा, आई विल टेल यू. पहले हम देखेंगे इस ए से बी तक ये वाला डिस्टेंस कितना है जो मैंने पिंक से डिनोट किया है, ये हमें नीचे मालूम पड़ेगा. इट इज 6 से हम जा रहे हैं 1 की ओर, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 5, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो मैंने शेड किया ये इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 6 से 1 तक आएगा. यानी 6 - 1 इट विल बी इक्वल टू 5. ये 5 लीटर्स का डिस्टेंस 1 तक है.
तो हम दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 5 के बराबर है, इसका हाफ बताइए फिर कितना होगा, इट विल बी 2.5। बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसका अगर हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे ब्लू कलर से इस साइड में, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5। अब इसका टॉप वाला डिस्टेंस ये देखेंगे ये कितना होगा बराबर, ये कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज, ये आ रहा है हमें 5 से कहाँ तक, 2 तक, 5 से लेके 2 तक ये वाला है। तो 5 से 2 तक ये कितना आएगा, 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज 3, वी विल राइट डाउन इट 3। तो एक साइड से ये आ रहा है 2.5, दूसरे साइड से आ रहा है 3, दैट मीन्स आर हर साइड से बराबर नहीं है, इट इज़ एन इक्लिप्स, इट इज़ एन इक्लिप्स। तो ये चीज़ जब हमने क्लियर कर ली है, नाउ इट इज़ ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द एरिया। तो हम एरिया निकालेंगे, यानी वर्क इज इक्वल टू एरिया, ये होगा एरिया ऑफ हाफ इक्लिप्स है, ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्लिप्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये कंप्लीट इक्लिप्स नहीं है, ये यहाँ तक है, इसका नीचे वाला पोर्शन इसमें नहीं आता है प्लस क्योंकि इसमें 2 डायग्राम्स बन गई हैं प्लस क्या आएगा, शाबाश, ये रेक्ट एंगल आएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्ट एंगल। तो निकाल दीजिए एरिया ऑफ इक्लिप्स किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया ऑफ इक्लिप्स इज इक्वल टू पाई multiplied by A and multiplied by B. What are A, B? These are two different lengths along two different directions जो हमें अभी निकली है, एक 3 निकला है, दूसरा 2.5 निकला है। उसके बाद what is the area of rectangle? area of rectangle किस चीज़ के बराबर होगा, length into breadth। तो पहले देखेंगे हम एरिया ऑफ इक्लिप्स is equal to pi multiplied by 2.5 multiplied by 3। क्योंकि ये हाफ इक्लिप्स है तो इसका डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमें एक पोर्शन निकला। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना बिल्कुल आसान है, अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, बताइए खुद ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, क्योंकि 0 से लेके ये 2 तक चला जा रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 5, ये 1 से लेके 6 तक, लेकिन 1 का जो ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया है ये एक इसमें नहीं आता है, ये 6 से यहाँ तक जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक आया, ये 1 0 से लेके यहाँ तक ये 6 है, लेकिन यहाँ तक ये 1 इसमें नहीं आएगा, वो हम घटा देंगे इसे, तो इट्स 5। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 multiplied by 5 इज इक्वल टू 10, ये हमें 10 के बराबर निकलेगा। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पाई multiplied by 2.5 multiplied by 3 प्लस होगा इसका 10, लेकिन इसका डिवीजन में आएगा 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 1 एंड 2 वहाँ पे 1.5 आएगा, 1.5 प्लस 2.5 इट इज इक्वल टू 4, तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 10, 4 पाई प्लस 10। पाई का अपना वैल्यू दीजिए 3.14 एंड वी विल सॉल्व, जो हमें वहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको 10 से क्या करना है, प्लस करना है, देन वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ द टोटल वर्क डन इन दिस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं ये रिपीट करूँगा थोड़ा सा, जो हमने ये क्वेश्चन एक डिफरेंट कलर से, हमारा जो सिस्टम जा रहा था, इट वाज गोइंग फ्रॉम A टू B, द वर्क वाज कंट्रैक्शन ओब्वियसली। जब कंट्रैक्शन वर्क है तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा इट विल बी प्लस 4 पाई प्लस 10, ये हमारा प्लस साइन लगेगा इसके सामने। वहाँ पे जो रिजल्ट जो हमें यहाँ पे मिलेगा इट विल बी इक्वल टू नियरली, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 12 प्लस 10 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये प्लस 23 है, लेकिन एक ऑप्शन उनमें होगा -23, क्योंकि यूजुअली हम वर्क लिखते हैं माइनस P इंटू डेल्टा V, लेकिन ये माइनस का ख्याल याद रख लीजिएगा, अगर कंट्रैक्शन वर्क है तो ये प्लस बन जाता है, अगर एक्सपेंशन है तो ये माइनस ही रह जाता है।
इसमें दो हिस्से हमारे बनते हैं, एक वन इज इक्लिप्स, हाफ इक्लिप्स, और दूसरा रेक्टेंगल। हाफ इक्लिप्स का एरिया का फार्मूला याद रखना है और रेक्टेंगल का फार्मूला आपको ऑलरेडी याद ही है। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व इट इन द एंड, समझने के बाद बहुत आसान है। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा सिस्टम एक क्लोज्ड पाथ पे जा रहा है। ये वाला प्रेशर हमें 6 मिलता है, ये वाला प्रेशर हम इसको हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे ताकि ये 2 है। वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज यहाँ 20 से हो रहा है, इट इज गोइंग टू 40। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीकों से आपसे पूछ सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली बताइएगा कभी कभी, विल द वर्क, जो वहाँ पे काम होगा क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये चीज़ हमने क्लियर की थी डेरिवेशन करके लास्ट क्लास में। इफ़ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, या अगर हम पहले क्लॉकवाइज में हमने देखा था, इफ़ वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्क विल बी नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो वर्क विल बी पॉजिटिव। सबसे पहला एक क्वेश्चन क्लियर यहाँ पे होता है, आपको देखना ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है। ये हमने डेरिवेशन से सिखाया था कल, कैसे ये अगर ये जाएगा क्लॉकवाइज तो नेगेटिव आएगा, तो इसका अपोजिट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या होगी? पॉजिटिव वर्क। उसके बाद सिंपली दिस इन अ रेक्टेंगल, what will be the work done equal to? Work done will be equal to area of rectangle, length into breadth, length into breadth। तो लेंथ देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है 20 से लेके 40 तक, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 20। इसका ब्रेडथ कितना है? ब्रेडथ इतना है, 2 से लेके या 6 से लेके 2 तक नीचे आ जाता है। 6 - 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 80 bar liter. This is the work done. Now convert it into joules. It will be 80 multiplied by 100. It will be 8000 joules या 8 किलो जूल्स हम कह सकते हैं। 8 किलो जूल्स ये वर्क आ रहा है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। हम प्रैक्टिस में इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही जब प्रैक्टिस हमें डिफरेंट शेप्स जो मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स के एरियाज जो हैं, खासकर आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल के एरिया वगैरह जो है, इक्लिप्स के एरिया, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। एक बार हमने वो क्लियर कर लिया है, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ जो इसका प्रेशर आ रहा है यानी रिलेट कम, ये जो मैंने एपेक्स इसका दिखाया है, यहाँ पे प्रेशर 25 है, नीचे जो है इसका प्रेशर जो है 5 है। वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये 20 से चला गया है यहाँ 120 तक। ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। नाउ इसका जो वर्क किस चीज़ के बराबर होगा? वर्क विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है क्योंकि ट्रायंगल बना है। हाफ ऑफ ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल जो है ये 90 का है, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, इसका ये है, ठीक है, ये लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 120 से 20 घटाना है तो ये 100 होगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ तक जाना है 25 से 5 घटाना है,
यानी हम चले गए यहाँ, इसकी हाइट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, 5 से 25 है, तो ये किसके बराबर आएगा? 25 से ये वाला पोर्शन घटाएंगे जो इस ट्रायंगल के एरिया में नहीं आता है। इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ये हमें निकलता है 1000 बार लीटर। 1000 बार लीटर 1000 बार लीटर जब आएगा तो हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, इट विल बी 10 रेज़ टू पावर 5 जूल्स इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 2 किलो जूल्स। क्योंकि जूल्स को किलो जूल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ पावर 3 किलो का 10 रेज़ पावर 3 जो है वो किलो के साथ आएगा। नाउ टेल मी वेदर द वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एरो को देख लीजिए, यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ से आ रहा है, यानी अगर आप इस तरह से बनाएंगे इट इज गोइंग एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द वर्क इज, जो 10 रेज़्ड पावर 2 किलो जूल का वर्क हुआ है इसके सामने साइन लगेगा प्लस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमने रेक्टेंगल किया है, हमने ट्रायंगल किया है, हमने इक्लिप्स, हाफ इक्लिप्स भी लिया है। तो हर तरह की एग्जांपल यहाँ पे हमारी कोशिश है, जितने टाइप्स के वर्क ग्राफ्स बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, ताकि फिर जिस तरह का भी ग्राफ वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखेंगे ये इस तरह का एक फिगर हमने बनाया है, या कभी कभी वो आपको परफेक्ट सर्कल की हालत में देते हैं। तो जब भी सर्कुलर पोजीशन आएगी वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट चेक वेदर इट इज़ अ सर्कल और इक्लिप्स। इसका जो टॉप वाला ये इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, यानी इट इज़ गोइंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये टॉप वाला हम देखते हैं प्रेशर क्या है, इट इज़ 15 बार्स, और नीचे वाला जो यहाँ पे है इट इज़ 5 बार। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस टोटल है, शाबाश, कितने के बराबर है? इट इज़ फ्रॉम 5 टू 15। 15 माइनस 5, तो 15 और 5 के बीच में कितना आता है? 10। जब ये 10 आता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो हाफ कितना होगा? हाफ विल बी 5। तो एक हाफ हम इसका जो है रब ऑफ करेंगे, सो दिस विल बी 5। होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल 5 आता है देन इट इज सर्कल। अगर वहाँ से 5 नहीं आया, कुछ और आया है, देन इट्स नॉट सर्कल, देन इट इज इक्लिप्स। तो वॉल्यूम चेंज जो है इसका, यहाँ इट इज 100 लीटर्स, यहाँ इट इज 120 लीटर्स सपोज कर लीजिए। तो बताइए इस तरह का एक ये जो होगा इसका डायमीटर ये कितने के बराबर होगा? इट विल बी 120 माइनस 100, यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा। जब डायमीटर 20 है तो रेडियस उस डायरेक्शन में कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 10। सो एक साइड निकलता है 5, दूसरा 10। दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस एन इक्लिप्स। तो ये गलती मत कर लीजिएगा कि आपने यहाँ 5 निकाला है तो आप सर्कल का फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, ऐसी बात नहीं करना। पहले दोनों साइड देख लेना कि कौन कितना किस चीज़ के बराबर है। नाउ एरिया विल बी इक्वल टू, वर्क विल बी इक्वल टू एरिया। मैं पहले ही माइनस और प्लस का साइन नहीं लगाता हूँ ग्राफिकल फार्मूलाज में, क्योंकि हमें पता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और वॉल्यूम चेंज। अगर सर्क्यूलर पाथ नहीं है, तो हम देखते हैं वॉल्यूम चेंज, जो हमें बताता है कि कंट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्लिप्स, इट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ए और बी मान लीजिए डिफरेंट रेडियस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ए हमें निकलता है 5 मल्टीप्लाइड बाई बी हमें निकला है 10। 10 5 आर 50 पाई। कभी कभी वो आंसर जो है पाई में ही लिख लेते हैं, तो हमें वो भी आना चाहिए। अगर पाई में नहीं है
इट इज़ इन बार लीटर्स, तो पाई को कन्वर्ट कर लीजिए बार लीटर. Now tell me whether the work is positive or negative. This is going at in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means it will be 50 pi, लेकिन प्लस होगा 50 pi bar liter. Converted into joules by multiplying 100. So these are different examples that we are doing, that we have done to solve the questions based on calculation of work from the given graphs. यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा इसका रिकैप्चुलेट हम करेंगे. जब हम वर्क डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट सर्कुलर पाथ, इट्स लाइक दिस पी वी, यहाँ से पी, यहाँ वी, ए से बी की ओर गए हैं. अगर एरो इस तरह से जा रहा है, ए की बी जाते जाते यहाँ पे वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे 20 है, तो एक्सपेंशन हुआ है. एक्सपेंशन मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क विल बी नेगेटिव. ठीक है. लेकिन अगर इस तरह से है, हम आ रहे हैं 20 से 10 की ओर, एरो बी की ओर जा रहा है, दिस इज कंप्रेशन. 20 लीटर से आ रहे हैं 10 की ओर, तो कंप्रेशन हुआ, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट विल बी टेकन एज प्लस. यहाँ पे काम हम प्लस लेते हैं. फिर सपोज कर लीजिए, इफ वी हैव ए पाथ, साइक्लिक पाथ, यानी जहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से फिर यहाँ पे वापस आ गए. इफ इट इज क्लॉकवाइज देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव. इस सूरत में क्या होता है, वर्क डन विल बी, जो भी निकलेगा वो नेगेटिव होगा. लेकिन अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. दिस इज द रिकैपिचुलेशन ऑफ वर्क डन अंडर ग्राफ. एक होमवर्क के लिए आप एक एग्जांपल लिख लीजिए एंड सॉल्व इट. You write down an example and you will solve it yourself. एक सिस्टम जा रहा है, in this direction, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इज गिवन, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 बार है एंड हियर इट इज 5 बार. 15 बार ऊपर है, नीचे 5 बार है. यहाँ पे वॉल्यूम जो है इट इज 2 लीटर्स. फिर यहाँ पे एक और वॉल्यूम इसने दिया है, इट इज 12 लीटर्स एंड हियर इट इज 22 लीटर्स. इट इज 22 लीटर. यहाँ पे है 12 लीटर, तो यहाँ पे है 2 लीटर्स. ये प्रेशर बार्स में है, तो इसका आप निकालेंगे. इट्स होमवर्क फॉर यू टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द सिस्टम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. द सिस्टम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. आपको साइन भी बताना है और साइन के साथ साथ टोटल मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ वर्क डन इसमें कितना है. होप यू अंडरस्टैंड. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट. आप हेडिंग करके लिखेंगे हीट एंड हीट कैपेसिटी. Heat and heat capacity. Heat and heat capacity. Important चीज़ है. हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने देखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो इसमें हमने देखा था डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में हमें डब्ल्यू निकालना होगा, काम कितना हुआ है, वर्क हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है एंड द चेंज इन डेल्टा यू. इसमें हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया है, दैट्स वर्क. वर्क को हमने देखा था, हम इसको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं. नंबर 1 फ्रॉम द कैलकुलेशंस जो आपने किया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो ये हमने फिर निकाला है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह वगैरह. दूसरा हम वर्क को निकाल सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, यानी पीवी डायग्राम से. वो दोनों हमने सॉल्व किए हैं. और आज हम नेक्स्ट आते हैं किस पे,
क्यू पे, हीट पे, और उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करेंगे डेल्टा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन व्हाट इज हीट। इट्स अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यू राइट डाउन हीट क्या है, इट्स अ मोड ऑफ energy transfer, mode of energy transfer between system and surroundings, as a result of temperature difference, T difference, T means temperature difference, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी पॉसिबल है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है। एक सिस्टम हमारा फॉर एग्जांपल ये है, इट इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस, और हमारे सराउंडिंग्स जो है दीज आर एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। दैट एनर्जी एक्सचेंज which takes place as a result of temperature difference, उसी को हम हीट कहते हैं। और हीट जो है इसका यूनिट्स हमें मालूम है, these are calculated in joules, और कभी कभी हमें कैलोरीज में दिया गया भी होता है। कन्वर्जन ऑफ जूल टू कैलोरी हमने देखा है, और कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये हो गए इसके यूनिट्स। उसके बाद आप लिखेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर हीट, आयुपैक साइन कन्वेंशन। इन एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट एब्जॉर्बर एंड हीट रिलीजड, इनके क्या साइंस दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने इसको वाज़ा किया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी, जिस भी चेंज से सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जिस चेंज से एनर्जी घटता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो Q इज टेकन एज पॉजिटिव इफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। हम ये कहेंगे if heat is absorbed, in simple words, heat is absorbed by the system, यानी जब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, क्यू का साइन पॉजिटिव। जब हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम से, ये बताइए रिलीज कहाँ से होती है, एट दैट टाइम द हीट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द सराउंडिंग्स। तो दो चीज़ों से हम, दो ओकेजन्स पे हम हीट को पॉजिटिव ले सकते हैं। नंबर वन, व्हेन इट इज गिवन दैट सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट। अगर ये नहीं दिया गया है तो ये बोला गया है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई एंड द हीट वाज रिलीज्ड बाय सराउंडिंग्स। जब सराउंडिंग से रिलीज किया है तो वो भी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो जब रिलीज होके क्या सिस्टम की ओर चली जाती है एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो इसका रिवर्स अगर हम लेते हैं, Q will be taken as negative if heat is released by the system, इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, if heat is absorbed by the surroundings, क्योंकि सिस्टम ने जब रिलीज किया तो जाएगा कहाँ, आसपास तो बस सराउंडिंग्स ही है और कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल बी absorbed by the surroundings, it will be taken as negative। दो तरीकों से हम इसको याद रखते हैं, in terms of system and in terms of surroundings। In terms of system, heat gained by the system is positive, and that means heat lost by surroundings। अगर सराउंडिंग का मेंशन किया गया है heat lost by surroundings, तो सिस्टम के बारे में हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। हीट जिस तरह से वर्क हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशंस हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसी तरह से हमें हमारे सिस्टम में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि हीट, हाउ मच हीट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम। यू राइट डाउन हीट कैलकुलेशंस। वर्क के बारे में हम आपको बता चुके हैं। वर्क कैलकुलेशंस दो तरह से पॉसिबल थी। नंबर वन, बाय सिंपली फार्मूला वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या ये हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर ये दो दिए गए हैं तो ये हम निकाल सकते हैं।
फिर वर्क हम निकाल सकते थे ग्राफिकल मेथड से। इसी तरह से हमारा जो ये हीट कंटेंट है, चाहे रिलीज हुआ है चाहे एब्जॉर्ब हुआ है, दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स या टू वेज हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 1 इज द प्लॉट। प्लॉट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें डेल यू दिया गया होता है, क्यू निकालना पड़ता है और डब्ल्यू भी दिया गया होता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, JEE की नहीं, नीट में आप देखेंगे 80% ऑफ द केसेस आर बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। ये हमें बिल्कुल आसानी से आएगा। हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, डेल यू दिया गया होता है तो हम क्यू निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नीट वालों के लिए जो है 80% द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस, जिनमें से हम कुछ एग्जाम्पल सालों आगे आगे करेंगे। लेकिन इसका हीट कैलकुलेशन का हमारे पास दूसरा भी एक मेथड होता है, दैट इज वी राइट डाउन हीट कैपेसिटी डेटा। हीट कैपेसिटी डेटा। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये देख लीजिए कि नीट वाले स्टूडेंट्स अब कहेंगे कि हमारा 80% यहाँ से निकलता है तो क्या ज़रूरत है, हम ये हीट कैपेसिटी डेटा लेंगे। लेकिन हीट कैपेसिटी इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ इन्वॉल्व्ड in most of the thermodynamic heat calculation process directly या indirectly। तो ये हीट कैपेसिटी वाला आइडिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे और टॉपिक्स में भी आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल से। लेकिन JEE के लिए ये चीज़ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडवांस में क्वेश्चन जो रहते हैं हीट कैपेसिटी डेटा से ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है हीट ट्रांसफर। तो जो पहला मेथड है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इस पर हम एग्जाम्पल्स कुछ आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे Q कैसे निकालते हैं। हम डायरेक्टली आ जाते हैं दूसरे मेथड पे, दैट इज हीट कैपेसिटी फ्रॉम द डेटा ऑफ हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले यू विल राइट डाउन हीट कैपेसिटी। प्लीज नोट डाउन हीट कैपेसिटी। हम क्लियर करेंगे व्हाट इज हीट कैपेसिटी, फिर हीट कैपेसिटी से हम कैलकुलेशन ऑफ हीट कंटेंट भी देख लेंगे। हमें पता है व्हेन वी ट्रांसफर हीट टू सम सिस्टम, इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये हीट जितना ज़्यादा, अमाउंट ऑफ हीट जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स ये Q यानी हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर चेंज, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड या हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो वी राइट डाउन दैट हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा T मीन्स राइज इन टेम्परेचर। जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। डेल्टा T इज इक्वल टू जो T फाइनल इस सिस्टम का बनेगा या T2 जिसको हम कहते हैं, माइनस करेंगे जो सिस्टम का पहला टेम्परेचर था जब से हमने हीट देना स्टार्ट की है, इसको T इनिशियल कहेंगे या T1 कहेंगे। सो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कितना हीट हमने दिया है। रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वी गेट ए कांस्टेंट C multiplied by delta T. This proportionality constant is called as heat capacity. Proportionality constant is called as heat capacity. So we can write down here C is equal to Q divided by delta T. C is equal to Q divided by delta T. This becomes the formula of our heat capacity. C is equal to Q divided by delta T। यानी हमने कितना हीट कंटेंट दिया है, कितनी हीट दी है और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है ना। सपोज करके मान लीजिए डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन या 1 केल्विन, यानी हमने टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इक्वेशन 1 विल बिकम C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 1। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स हमने 1 डिग्री का फर्क लाया है, 1 डिग्री बढ़ा दिया है। सो C is equal to Q. From this equation we define the heat capacity as, you write down
इस इक्वेशन से हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. हीट कैपेसिटी को हम HC से डिनोट किया करेंगे. हीट कैपेसिटी इज द amount of heat required to increase amount of heat required to increase the temperature of a given substance. Increase the temperature of a given system लिख लीजिए, क्योंकि हम सिस्टम और सराउंडिंग्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं. of a given system or substance by 1 degree Celsius. हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस. उसी हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. मैं समझाने की कोशिश करूँगा. सपोज वी हैव अ सिस्टम हियर हैविंग मास m, तो इसको हमने हीट दिया है. सपोज इट रिक्वायर्स 50 किलो जूल्स ऑफ हीट. 50 किलो जूल जब हम देते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज होता है बाई 1 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स जो पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था अब ये पहुंच गया 26 डिग्री सेल्सियस पे. लेकिन ये 25 से लाते लाते 26 तक लाते लाते हमें 50 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देना पड़ा, हीट देना पड़ा. सो वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 50 किलो जूल्स. होप यू अंडरस्टैंड इट. क्यों? क्योंकि 50 किलो जूल्स की हीट से ही 1 डिग्री का चेंज आ गया है सिस्टम में. दिस इज वन पॉइंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ C, हीट कैपेसिटी. आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए. आगे बढ़ेंगे इसे मैं यू राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं. डेल्टा T अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C, क्योंकि हमने लिखा अभी C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा T. अब मैंने डेल्टा T यहाँ पे लाया, C यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है. ये देख लीजिए, हम यहाँ पे देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. यानी अगर एक सिस्टम का C ज़्यादा है तो इसका डेल्टा T कम होगा. हम ये कहेंगे अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें टेम्परेचर चेंज कम आएगा, इसमें टेम्परेचर चेंज बहुत स्लो आएगा. ये स्टेटमेंट मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको. सपोज हमारे पास 2 सबस्टेंसेस हैं A एंड B. ठीक है. इस सबस्टेंस A को हमने 100 किलो जूल्स हीट दिया है, इसको भी 100 किलो जूल्स हीट दिया है. सपोज इसकी हीट कैपेसिटी 50 है, इसकी हीट कैपेसिटी 25 है. नाउ A के बारे में जब हम लिखेंगे डेल्टा TA, इसमें कितना टेम्परेचर चेंज आएगा, कितना बढ़ेगा. इट विल बी हीट गिवन, कितना हीट दिया है 100 किलो जूल्स या 100 जूल्स डिवाइड बाई C. इसका C कितना है 25 इज इक्वल टू 4. यानी इसमें टेम्परेचर कितना बढ़ा है बाई 4 डिग्री सेल्सियस. होप यू अंडरस्टैंड इट. डेल्टा T कितना आया है 4 डिग्रीज का टेम्परेचर इसका बढ़ा है. अब ज़रा B का देख लीजिए. B में टेम्परेचर कितना बढ़ा है, यानी डेल्टा T कितना बढ़ा है. हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी 50 है, सिर्फ 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा है. तो यही मैं कह रहा हूँ, जिसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a substance having higher heat capacity. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लोगों ने देखा होगा कोई सब्सटेंस जो होता है वो जल्दी जल्दी हीट अप होता है और कोई सब्सटेंस जो होता है इसको बहुत हीट देनी पड़ती है, बहुत टाइम के बाद वो हीट अप हो जाता है. तो एक्चुअली फ़र्क कहाँ पे होता है? ये फ़र्क होता है उनकी हीट कैपेसिटी में. जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसके टेम्परेचर बढ़ने में उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता है. अगर हम फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर लेते हैं तो हम देखेंगे डिफरेंट सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर लीजिए लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा. डिफरेंट टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बिकॉज दे हैव डिफरेंट सीज. तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर उसका कम बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, यानी इसको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ती है. आपको एग्जामिनर 2 सब्सटेंस देगा जिनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, आपको बताना होगा कि किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा. This is a theoretical question that could be asked
ऑन दिस। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट कैपेसिटी जो है Hc, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ मास। यानी जितना मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी हम कहेंगे। ये मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको। सपोज 100 ग्राम वाटर है और दूसरे बकेट में, दूसरे कंटेनर में 50 ग्राम वाटर है। इसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर भी आपको 1 डिग्री से ही बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा लगेगा, सॉरी एनर्जी कहाँ ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे क्यों ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम्स है, और यहाँ पे क्यों कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम्स है। जब हम बॉयल करते हैं घर में वाटर, तो कितना वाटर होगा एक हमारे कंटेनर में, हम पहले ही जान लेते हैं कि इसमें कितना एनर्जी लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वाटर ज़्यादा है। तो एक्चुअली ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स उतना ज़्यादा हीट कैपेसिटी है। सो इसलिए लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया या साइंटिस्ट ने क्या किया, दे हैव डिफाइंड 2 important terms. Those important terms is what we are going to study now. उन्होंने मास को स्पेसिफाई किया है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। सो व्हाट वी डू, वी स्पेसिफाई द मास, स्पेसिफाई द मास। हम मास कांस्टेंट कर लेते हैं, फिर 2 सब्सटेंस लाएंगे ए और बी, इसका भी 50 ग्राम, इसका भी सपोज 50 ग्राम, फिर देखेंगे हम इतनी हीट कैपेसिटी, उनकी एक्चुअल हीट कैपेसिटी हमें तभी मालूम पड़ेगी जब इनका मास सेम होगा। यू राइट डाउन फर्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर heat capacity. Molar heat capacity is denoted by Cm. Molar heat capacity. ये क्या? It is simply the heat capacity of 1 mole of substance. Heat capacity of 1 mole of a substance. आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, you write down the quantity of heat required, quantity of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of 1 mole of a substance, to raise the temperature of a 1 mole of a substance. यानी हमने मास यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, और स्पेसिफाई कितना किया है, 1 मोल के बराबर कर दिया है। to raise the temperature of the 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, ये हमने यहाँ पे भूल गए। to raise the temperature by 1 degree Celsius यहाँ पे लिख लीजिए, या by 1 क्या, to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस, या ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 केल्विन। यानी अगर फॉर एग्जांपल 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, तो 301 केल्विन करने में कितना अमाउंट लगेगा, उसको हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी इफ वी हैव 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कार्बन का 1 मोल लीजिए फॉर एग्जांपल, वो 12 ग्राम्स है, तो हमने मास स्पेसिफाई किया है। इस 12 ग्राम्स को कितना हीट चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो उसी को हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, इसके यूनिट्स जो होते हैं, इट इज जूल पर केल्विन पर मोल। जो सिंपली हीट कैपेसिटी हम लिखते थे, इसका यूनिट था जूल पर केल्विन सिंपली। वहां पे मास जो था, मास जितना भी सबस्टेंस का था उतना। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर होल मास, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ओनली, तो इसलिए इसके यूनिट में पर मोल भी आ जाता है। नेक्स्ट थिंग लिख लीजिए, दूसरा टर्म हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो मास हमने स्पेसिफाई किया है, इट इज 1 ग्राम। तो सिंपली हम कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय एस। S is equal to heat capacity of 1 gram of a substance. It's equal to
heat capacity of 1 gram of a substance. दूसरे अल्फाज में डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखेंगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the T of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. 1 ग्राम आप सब्सटेंस लीजिए, अभी आपने कार्बन के 12 लिए थे, फिर इसको जो हीट लगा था 1 डिग्री रेज टेम्परेचर के लिए, उसको हमने CM बोला था। लेकिन अगर इसी कार्बन का 1 ग्राम लेंगे, फिर जो हीट उसको लगेगा 1 डिग्री राइज के लिए, उसको हम S कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये CM और ये S, दिस इज molar heat capacity. It is equal to heat capacity of a substance divided by N number of moles, and specific heat capacity is equal to heat capacity divided by M, total mass of the substance. M is equal to total mass of substance, N is equal to total, या simply number of moles. ये मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा यहाँ पे ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। सपोज M की जगह हम लेते हैं 10 ग्राम, टोटल मास हमने 10 ग्राम लिया था। 10 ग्राम को 1 डिग्री राइज टेम्परेचर आपने किया और आपको लगा 100 जूल्स एनर्जी, ठीक है। तो आप कहेंगे 100 जूल इज द हीट कैपेसिटी, 100 जूल इज द हीट कैपेसिटी, क्योंकि न मास स्पेसिफाई है, न मास 1 मोल है, न मास 1 ग्राम है, इट इज सिंपली गिवन M, और M का वैल्यू कितना था, वो 10 ग्राम थे। इसका आपने टेम्परेचर रेज किया भाई 1 डिग्री सेल्सियस, और आपको 100 जूल्स एनर्जी लगे हैं। तो दैट मीन्स, बताइए अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स 1 ग्राम को कितना लगेगा। 10 ग्राम को आपको लगा है 100 जूल्स, 1 ग्राम को कितना लगेगा 100 जूल्स डिवाइड बाय 10 ग्राम, वही हमने लिखा C डिवाइड बाय M, क्योंकि C इसका हीट कैपेसिटी है, M इसका मास था 10 ग्राम्स। यानी 10 को दिया गया है, यानी हीट कैपेसिटी दी गई है, 1 ग्राम को कितना चाहिए। इसी तरह से अगर 10 मोल्स दिए गए हैं, 10 मोल्स का फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल्स है, बताइए 1 मोल का कितना होगा 100 डिवाइड बाय 10 मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स, इसी को कहते हैं C डिवाइड बाय N, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 10। तो ये 2 फार्मूला जो है आप याद रखेंगे, ये याद रखने की these can be simple, derived from simple logic. Molar heat capacity is equal to heat capacity given divided by number of moles, and specific heat capacity equal to heat capacity divided by mass, यानी 1 ग्राम को कितना चाहिए, 1 मोल को कितना चाहिए। दिस इज द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड रिलेशन बिटवीन CP, CV एटसेट्रा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के सेशन में हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वी विल स्टॉप इट हियर टुडे एंड इंशाल्लाह टेक अप नेक्स्ट टॉपिक विद द CP एंड CV। बट बिफोर दैट एक चीज़ हम भूल गए थे, जो शायद आप बाद में अपने आप से ही पूछेंगे कि इसका यूनिट सर ने नहीं दिया है। इट इज जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, S का यूनिट। टेक केयर, बाय।